तो अगर डाइवर्सिफाइड वोट हो, तो बसपा को कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं इस मामले में। या फिर ऐसा हो कि जो है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाए, जो है बसपा के लोग, कुछ बसपा से जुड़े लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे मुसलमानों पे ही हमलावर रहते हैं, यादवों पे हमला, पिछड़े वर्ग पे हमलावर रहते हैं, और पिछड़े वर्ग पे, और ज़्यादातर जो है वोट हमें उन्हीं का लेना है। पता चला 2027 में गठबंधन हो और सपा का मान लीजिए गठबंधन होता है, वैसे होगा नहीं। मान लीजिए 27 में सपा के साथ गठबंधन हो, तो दलित सोचेगा यार अभी सोशल मीडिया के जरिए जो बसपा से जुड़े जो आईडीज हैं, उन्होंने इतनी नफरत घोल दी है कि वो बसपा जो है सपा के पास वोट जा ही नहीं सकता। आईटी सेल नहीं है, आईटी सेल ना होने की वजह से ये समस्या आ रही है कि वो रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी कुछ भी बक दे रहा है, बसपा समर्थक है, वो बसपा के समर्थन पोस्ट करता है और साइड बाय साइड अपना प्रोपेगेंडा वो पिछड़ों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ डालता रहता है। और इससे बसपा की इसी वजह से जो है मेरे ख्याल से एक प्रो भाजपा छवि बनी हुई है। मेरे ख्याल से विपक्ष के साथ थोड़ा तालमेल बना के चलना चाहिए। बाकी थोड़े बहुत भाजपा कि नहीं कि हम भाजपा के खिलाफ भी लिखते हैं, ये वो इतना थोड़ा बहुत तो भाजपा के खिलाफ तो भाजपा वाले भी लिख देते हैं। जिस पिछड़े की वो बात कर रहे हैं, उन पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। धार्मिक तौर पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आजम खां जी काफी समय से जेल में थे, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं। हमें समझना होगा क्या वो काम भी कर रहे हैं पीडीए पे। समाज को, मुस्लिम समाज को समझना होगा कि आखिर हमारा हितैषी कौन है। क्या हम केवल वोट के लिए ही बने हुए हैं कि वोट दे दे, पीडीए के नाम पे हम लोग चले जाएं, उसके बाद अगर हमारे पे अत्याचार हो तो उसकी बात करने के लिए कोई सामने नहीं आता है। जो लीडरशिप जो पहले हुआ करती थी मुस्लिम समाज की, वो अब नहीं है। उसमें भी समाजवादी का भी आप बड़ा हाथ मान सकते हैं कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप को खत्म करने में अब नकार नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी दूध की धुली है, उसका कोई योगदान नहीं, उसका भी योगदान है। बहुजन समाज पार्टी को देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता में रही है बहुजन समाज पार्टी, तो मुस्लिम समाज पर कहीं भी उत्पीड़न नहीं हुआ है। डॉक्टर रोहिणी घावरी वो साधारण महिला नहीं है, है ना, और समाज के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के नज़रिए से उन्हें देखा जाता है। एक ऐसी महिला के साथ इस तरीके से इतना समय एक एफआईआर के लिए होता होगा। आम महिला के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती होगी, जबकि उन्होंने कहा है कि ऐसे और भी लड़कियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए उनके साथ वो तमाम चीज़ें की गई है। तो अगर वो अब अगर आवाज़ नहीं उठा पा रही, तो फिर कैसा देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, फिर प्रशासन का कैसे उनको सपोर्ट मिल पा रहा है। देखिए, समाज के लिए चिंता का विषय है कि हमारे समाज की एक महिला अपने ऊपर हुए दमन पर, अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेके वो जस्टिस की मांग करती है, तो एफआईआर नहीं होती है। वोट है और मुस्लिम वोट अगर ज़्यादा बीजेपी से नज़दीकियाँ बनाएंगे तो आपके ऊपर भी बी टीम का तमगा लग जाएगा, जैसा बसपा के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि 2019 के बाद 2019 के दौर में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कई बार बीजेपी के फेवर में ट्वीट किया और कई बार जो है अपोजिशन के खिलाफ खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस वक्त सियासी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की फिर एक बार वही कोशिश की सत्ता में कैसे वापसी की जाए। समाजवादी पार्टी भी अपने अनेकों फॉर्मूलों को लेकर चुनावी मैदान में है और बहुजन समाज पार्टी की भी दावेदारी नजर आ रही है। जानने समझने की कोशिश हमारी आज की चर्चा में ये होगा कि आखिर 2027 में किसके पाले में इस बार की सत्ता जाएगी। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी अभी सियासी मैदान में जिस नजर से दिखाई दे रही है, इसके क्या कुछ मायने भविष्य में नजर आएंगे और अनेक मुद्दे इस वक्त देश में चल रहे हैं। तमाम चीजों पर हम चर्चा बातचीत करने वाले हैं और आज के हमारे इस विशेष खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद है प्रशिक्षित कुमार जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। साथ ही साथ हमारे साथ है श्रीकांत अंबेडकर जी, जो कि पेशे से वकील है, एडवोकेट है। और आज के हमारे इस चर्चा में बहुत कुछ चीजें आपको पता चलने वाली है। और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के 2027 के राजनीति से, क्योंकि ये कोशिश है कि कैसे इस बार अपने इस पूरे के पूरे सियासत के नजरिए से यूपी की सत्ता को अपने हाथ में लिया जाए। तो प्रशिक्षित जी, आपसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों से जो हम देख रहे हैं, जो सरकार चला रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो सरकार चल रही, कैसे देखते हैं, क्या नजरिए से आप इस पूरे पिछले 10 सालों को देख रहे हैं? मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है उत्तर प्रदेश में।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे दलितों पे भी अत्याचार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा जो है कुछ वर्ग के लोग कहीं क्या कहते हैं, कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो, ठाकुर हो, यादव हो, सब वो बारात रोकते हैं और ज़्यादा अत्याचारों के जो है ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं। किसी न किसी बेसिस पे जो है उनके ऊपर हमला हो जाता है। कभी कि किसी भी ऑनर किलिंग हो रही हैं और किसी प्रकार की ज़रा-सा भी रेज़िस्टेंस होता है उनके द्वारा, तो वो उनको जो है मारा जाता है, पीटा जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इस यहाँ पे उत्तर प्रदेश में घटनाएँ बढ़ी हैं, पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख़्याल से जो यूपी की जो योगी आदित्य सरकार है, उसको हम प्रो दलित सरकार तो नहीं कह सकते। एक दलित विरोधी या अ, सरकार कह सकते हैं कि जो है इसमें दलितों का उसमें काफ़ी ज़्यादा अनसेफ हैं। और थोड़ा बहुत राशन-वाशन मिल रहा है, ये बात तो सही है कि थोड़ा बहुत घर बन गए हैं, केंद्र सरकार की मदद से भी और ये सब थोड़ा-सा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, लेकिन अत्याचार अभी भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से उत्तर प्रदेश के दलितों को या किसी भी बहुजन समाज के व्यक्तियों को अब हम बहुजन समाज में भी देख सकते हैं कि जो है ओबीसी समाज के साथ और एससी समाज के साथ यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उसमें जो है मैसिव वायलेशन हुआ रिज़र्वेशंस की नॉर्म का और काफ़ी ज़्यादा जो बहुजन के वर्ग के लोग थे, उनको नौकरी से डिप्राइव किया गया। तो मेरे ख़्याल से ये जो सरकार है, भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की जो चल रही है और अब तो उसका दूसरा टर्म है, तो मेरे ख़्याल से इसको किसी न किसी तरह से जो है ये जो बहुजन है, बहुजनों की तरफ से एक आवाज़ उठनी चाहिए कि ये सरकार बदले। श्रीकांत जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसा प्रशिक्षित जी ने कहा कि तमाम जो वारदातें हैं, अनेकों प्रकार के अन्य अत्याचार पिछले 10 सालों में बढ़ रहे हैं। न्यायिक तौर पर क्या भूमिका है? क्या दलितों को या फिर तमाम हमारे जो एडवोकेट्स हैं, उनके ज़रिए से न्यायिक तौर पर उनको जो चीज़ें मिल पा रही है या फिर उनके साथ इंसाफ हो पा रहा है? देखिए, अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की, तो वो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि उत्तर प्रदेश में पूरा जंगल राज कायम है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो सामंतवाद और पूंजीवादियों ने कब्जा बना रखा है और बहुजन समाज इससे अपेक्षित है। बहुजन समाज के पास कुछ भी नहीं है। लॉ के क्षेत्र में भी अगर आप जाएँगे न्यायपालिका वगैरह में, तो बहुजन समाज की सबसे ज़्यादा भागीदारी न्यायपालिका में नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर उनकी भागीदारी है, न्यायपालिका में है, लेकिन वो अत्याचार के तौर पे। न्यायपालिका में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, उन्हीं पे अत्याचार होता है और वो लोग ही न्यायपालिका में आपको नज़र आएँगे, किन्हीं न किसी वकील के माध्यम से अपनी पैरवी करवा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश का हाल काफ़ी दयनीय है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पे अत्याचार बढ़ रहा है। बहुजन समाज को सोचना होगा, इससे निकलना होगा, तभी सत्ता को बदलना होगा, तभी बहुजन समाज पे जो अत्याचार है, उस पर हम लोग रोकथाम लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ समझना है कि पिछले 10 सालों के पहले उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम तबका है, वो किस तरीके से ज़िंदगी जी रहा था या फिर उसका जो आत्मविश्वास है जीवन जीने का, वो कैसा था? और पिछले 10 सालों में क्या बदला है? कुछ डर का माहौल है उनमें? वो तो छिपा हुआ नहीं है, मुस्लिम समाज काफ़ी डरा हुआ है। मुस्लिम समाज के अब हाल ही में अगर आप बहुत सारे केसेस देखेंगे तो मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, धार्मिक उत्पीड़न बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बहुजन समाज पार्टी की अगर आप देखेंगे कार्यकाल में भी, तो मुस्लिम समाज पर दमन की या हिंसक घटनाएं सामने नहीं आई हैं। लेकिन जैसे ही आप 10 साल के इधर आएंगे, तो जिस प्रकार भाजपा एक नैरेटिव चला रही है, जिस प्रकार वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करती है, हालांकि हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, इसमें तो ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से वो सोच रही है, जिस हिसाब से वो हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। मुस्लिम समाज पर इसीलिए अत्याचार बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज का अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति उस फ्रीडम को नहीं है, मुस्लिम समाज का व्यक्ति उस तरीके से नहीं खुशहाल तरीके से जी पा रहा है, वो अभी भी दबाव में है। और खासकर अगर आप देखेंगे तो हिंदू व्यवस्था जो है उसके दबाव में है। उन पे डेली कोई ना कोई घटना होती है, कोई ना कोई अत्याचार होती है और वो बढ़ती चली जा रही है। जी, आप देख रहे हैं कि तमाम जो जो ये साधु संत है, उनके नज़रिए से उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले नेताओं को लेकर, उनके महापुरुषों को लेकर होती है। जैसे अभी श्रीकांत जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की जो चर्चाएं चल रही है, ये पिछले 10 सालों में आप कैसे देख रहे हैं, खासतौर पर यूपी के नज़रिए से? मेरे ख्याल से जो ये साधु संत होते हैं,
वो मोस्टली वो हिंदुत्व ओरिएंटेड जो उनके विचार होते हैं, और हिंदुत्व ओरिएंटेड जो विचार होते हैं वो एंटी बहुजन्स होते हैं ज़्यादातर। आप देख लीजिएगा, यहाँ तक कि जो बहुजन समाज से जो आते हैं तथाकथित संत लोग, यहाँ रामदेव जी हैं, वो उनको संत बोला जाए या क्या कहा जाए, व्यापारी कहा जाए, तो वो भी मैं देखता था आस्था चैनल पे 10 साल 20 साल पहले। तो उनके विचार आरक्षण के प्रति और जितने नेताओं के जो बहुजन नेताओं के प्रति उनके विचार जो है टिल्टेड रहते थे, मतलब बहुजन पक्षी बातें नहीं करते थे। आप कोई भी आप इस तरह से देख लीजिए, हर कोई आरक्षण के विरोध में ही बोलता है। कई लोग थे जो आरक्षण के खिलाफ, कई मैंने एक देखा था आचार्य धर्मेंद्र थे, वो कहते थे कि आरक्षण जो है कीचड़ से मैला, कीचड़ से कपड़ा साफ करने वाली वो है कि किस जाति की समस्या, इसे जो है इसका सॉल्यूशन नहीं है, वो ऐसा कहते थे। और इस तरह के कई लोग हैं आरक्षण विरोधी ही बयान देते थे। आप देख लीजिए कोई ना कोई ये बहुजन विरोधी ही रहा इनका। हिंदुत्व ओरिएंटेड जितने भी साधु संत हैं, उनकी जो मेंटालिटी है वो एंटी बहुजन रही है। तो ये कोई नया नहीं है। अब वो देखिए रामभद्राचार्य, वो इतना खुल्लम खुल्ला बोलते हैं बहुजनों के खिलाफ। उन्होंने चमारों के खिलाफ ऐसा कुछ उन्होंने कुछ बोला था कि जो जो ये राम को भजन नहीं बचता वो चमार पैदा होता है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। बाबा साहब पर भी ये हाँ, कहा बाबा कि बाबा साहब साहब को मनुस्मृति का ज्ञान नहीं था, हाँ, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, हाँ, संस्कृत का ज्ञान नहीं था, ये हाँ, बोला। वो तो एक क्या कहते हैं, एक प्रोपेगेंडा है। वो एक व्हाट्सएप का है, उन्होंने वहीं से सुना होगा। तो वो विरोध भी करते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति जलाई है। हाँ, वो तो आप ज्ञान देख नहीं लीजिए, था। ये सब इनके क्या कहते हैं, उनके अंदर की बातें हैं। वो तो वो बोले दे रहे हैं। ज़्यादातर साधु संत इसी मेंटालिटी के होते हैं। वो जो धार्मिक जो सेक्रेड टेक्स्ट हैं, जो कास्टिज्म को सैंक्टिफाई करते हैं, उनका वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की मानसिकता है इन लोगों की। और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ है। हालांकि उन्होंने जो बाबा साहब के खिलाफ कहा है, इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ है। जो मायावती जी ने, बसपा सुप्रीमो मायावती जी, तेजस्वी जी और उदित राज जी, कांग्रेस वाले, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो मेरे ख्याल से उनका काफ़ी विरोध होना चाहिए। अब वो समय नहीं रहा कि जो है कोई भी साधु संत कुछ भी बोल के निकल जाता था, उसका कुछ विरोध नहीं होता। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। हालांकि बहुजन पार्टियां कमज़ोर हुई हैं, लेकिन फिर भी अब हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं और बहुजनों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। 2027 में विधानसभा के चुनाव है और तमाम राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब की बात कर रही है, फुले की बात कर रही है, शाहू महाराज की बात कर रही है, बहुजन महापुरुषों के जो तमाम आंदोलन की चर्चा बातचीत हो रही है, संविधान की बात की जा रही है। तो कैसा देख रहे हैं, किस तरीके से अभी 27 का चुनाव है और बहुजन राजनीति का क्या भविष्य है आपके नज़रिए से? मेरे ख्याल से अगर जो पार्टियां हैं वो बाबा साहब का नाम ले रही हैं, छत्रपति शाहू जी महाराज, जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनका नाम ले रही हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुजन राजनीति की एक जीत है। जो बहुजन राजनीति की जीत है, जो बसपा की मूल विचारधारा है, एक तरीके से उसी की जीत है। अब कोई संविधान बचाने के नाम पे वोट मांग रहा है, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये एक प्रकार से बसपा की ही जीत है, बसपा की मूल विचारधारा की जीत है। हालांकि आयरॉनिकल बात यह है कि बसपा ही कमज़ोर हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये कोई इस चीज़ को कोई उस लाइट में नहीं लेना चाहिए कि नहीं, उसको ओवर रिएक्ट कर लेते हैं कि नहीं संविधान बचाने के नाम पे वोट ले लिया। संविधान बचाने के नाम पे वोट ले लिया, हाँ, उससे मैं वो इस बार लिया है। अब मान लीजिए संविधान बचाने के नाम पे 2027 में तो 2022 में तो वोट नहीं लिया था उन्होंने तो हाँ 24 में लिया था। तो 22 में कितनी सीटें थी आपके पास? 12% वोट थे आपके पास, 1 सीट थी। तो अगर ये जो संविधान बचाने तथाकथित संविधान बचाने के लिए सपा कांग्रेस के पास गए हैं, अगर वो नहीं जाते, अगर वो नहीं आएंगे, मान लीजिए वो 27 में लौट भी आएंगे, तो आपके पास से फिर वही 22 वाला रिजल्ट होगा, 13% वोट और 1-2 सीटें सिंगल लीड्स में सीटें रहेंगी ज़्यादा। 1% वोट बढ़ भी जाएगा तो अभी 22 से, तो तभी सिंगल लीड में सीटें रहेंगी। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये बसपा की ही जीत है। हालांकि हिंदुत्व ओरिएंटेड जो राजनीति है, उसकी वजह से बसपा को काफ़ी सबसे ज़्यादा नुकसान बसपा को ही हुआ है। आप देख लेंगे कि जो है 40%, क्योंकि अब क्या है, बीजेपी ने एक नया बार सेट किया है 40% का। तो 40% पे जब आप बार सेट करते हो, बार आप मतलब आप 40% वोट ले जाते हैं, एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 40% वोट चाहिए होते हैं। तो उसमें आपके वोट की जो आपकी जो वोट है,
उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वोट परसेंटेज कम हो जाता है। मैं आपको एक समझाता हूँ एक चीज़ कि जैसे 2002 में बसपा को 21% वोट मिला था 2002 में 21 या 22%, लेकिन बसपा की 100 सीटें आई थी। और लेकिन इस 2017 में बसपा को 22% वोट मिला, लेकिन सीटें 20 भी नहीं आई, 19 सीटें आई। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जो बसपा के अगेंस्ट जाता है। खासकर बसपा के अगेंस्ट इसलिए जाता है कि बसपा का वोट ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। बसपा को ज़्यादातर आप देखेंगे, बसपा को 80% से ज़्यादा वोट दलित का ही मिलता है। तो अगर डाइवर्सिफाइड वोट हो तो बसपा को कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं इस मामले में। या फिर ऐसा हो कि जो है ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो जाए, त्रिकोणीय। को फिर यादव वोटर सबसे ज्यादा वोट करता है। यादव वोटर वोट 6% वोट कर 6% करीब उसकी संख्या है, लेकिन मिलता उसको कितना है? आप 2017 में भी करीब उसको 22% वोट मिला था। ठीक है, तो यानी जो यादव एज अ परसेंटेज है, वो उसके टोटल वोट परसेंटेज का बहुत कम परसेंटेज है, यानी करीब 25%, 1/4 है। लेकिन जो आप देखेंगे जो दलित का वोट है, वो अभी तो आज तो उतना भी वोट नहीं मिल रहा है, लेकिन आप 2017 का अब आप रिजल्ट देखें तो 22% वोट है, यानी ज़्यादा 90% वोट बसपा के पास दलितों का ही है। ठीक है, यानी डाइवर्सिफाइड वोट नहीं है, क्योंकि 21% के करीब पॉपुलेशन है दलितों की और 22% वोट मिला है, इसके 22.5%। लिए अभी एक लंबे समय के बाद में बसपा ने भाईचारा कमेटी बनाने की कोशिश की है और उस राह पर भी काम शुरू है। कितना फर्क देखते हैं, असर हो पाएगा उसका कुछ? हाँ, देखिए, भाईचारा कमेटी पहले थी, पहले भी लोगों को जोड़ने के प्रयास हुए हैं। टिकट के माध्यम से जोड़ा जाता है, लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इनकी कम्युनिटी को टिकट दे देंगे तो बहुत ज़्यादा वोट कर देंगे हम लोग को। तो ये तो बहुत ही गलत धारणा है। तो मेरे ख्याल से ये इस भाईचारा कमेटी एक सही दिशा में एक डायरेक्शन हो सकता है, अगर वो वाक़ई सोशल मीडिया पे भी इस पे काम किया जाए, ज़मीनी स्तर पे भी काम किया जाए। लेकिन अब मैंने देखा कि जो है बसपा के लोग, कुछ बसपा से जुड़े लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे मुसलमानों पे ही हमलावर रहते हैं, यादवों पे पिछड़े वर्ग पे हमलावर रहते हैं। और पिछड़े वर्ग पे और ज़्यादातर जो है वोट हमें उन्हीं का लेना है। या फिर एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि भैया हमें आखिर में उनके साथ में गठबंधन ही करना है। तो कम से कम इतना, अब पता चला 2027 में गठबंधन हो और सपा का मान लीजिए गठबंधन होता है, वैसे होगा नहीं। मान लीजिए 27 में सपा के साथ गठबंधन हो, तो दलित सोचेगा यार अभी सोशल मीडिया के ज़रिए जो बसपा से जुड़े जो आईडीज़ हैं, उन्होंने इतनी नफ़रत घोल दी है कि वो बसपा जो है, सपा के पास वोट जा ही नहीं सकता। जो बचे हुए हैं बसपाई 9%। ऐसा मेरा मानना है कि जो है, अगर जिस प्रकार से ये क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। देखिए, बसपा का जो आईटी जो यहाँ पे आईटी सेल है, आईटी सेल नहीं है। आईटी सेल ना होने की वजह से ये समस्या आ रही है कि वो रेगुलेटेड नहीं है। कोई भी कुछ भी बक दे रहा है, बसपा समर्थक है, वो बसपा के समर्थन पोस्ट करता है और साइड बाय साइड अपना प्रोपेगेंडा वो पिछड़ों के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ डालता रहता है। और दूसरी चीज़ है, वो विपक्ष के साथ नज़र आता है। अभी जो बसपा में जो कानून लाई थी, अभी मॉनसून सेशन में सरकार कोई कानून लाई थी, जिसमें सज़ा वाला कि जो है 6 महीने में अगर केवल केस हो जाए तो उस पे सज़ा हो जाएगी। वो उसकी क्वालिफ़िकेशन, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ कानून था ना, उसका क्या नाम था उसका? तो मेरे ख्याल और उसमें मैंने देखा कि कई लोग जो है सरकार का समर्थन कर रहे हैं, कई लोग विपक्ष के खिलाफ खड़े हो गए। ये लोग क्या, इसको क्या दिक्कत है, राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? और जबकि उसमें मायावती जी बसपा अध्यक्ष, उन्होंने इसके खिलाफ में ट्वीट किया उसके बावजूद। तो हम देखते हैं कि जो है थोड़ा सा रेगुलेटेड नहीं है बसपा का, और बसपा की इसी वजह से जो है मेरे ख्याल से एक प्रो भाजपा छवि बनी हुई है। मेरे ख्याल से विपक्ष के साथ थोड़ा तालमेल बना के चलना चाहिए। बाकी थोड़े बहुत भाजपा कि नहीं कि हम भाजपा के खिलाफ भी लिखते हैं, ये वो इतना थोड़ा बहुत तो भाजपा के खिलाफ तो भाजपा वाले भी लिख देते हैं। आप देखिए, अजीत भारती करके है, वो खुद ही कई बार बीजेपी के अगेंस्ट लिख देता है। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि क्या
हमारी क्या छवि बन रही है, बसपा की क्या छवि बन रही है। चलिए, मैं श्रीकांत जी से एक सवाल लेना चाहूँगा कि सपा काफ़ी सारे उन मुद्दों पर काम कर रही है जो बसपा के रहे, जो जैसे किसी हमारे प्रशिक्षित जी ने कहा कि पीडीए का नया फॉर्मूला है। पिछले जो चुनाव रहा 24 का, कितना असर देखते हैं कि अब उसका भी 27 में प्रभाव होगा या नहीं होगा? क्या लग रहा है कि पीडीए लोगों के मन में घर कर पाएगा? देखिए, समाजवादी पार्टी ने पीडीए की बात तो करी कि पिछड़ा दलित और हम उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अगर आप वर्तमान समय में देखेंगे, जिस पिछड़े की वो बात कर रहे हैं, उन पर आए दिन अत्याचार हो रहा है। धार्मिक तौर पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा। आजम खां जी काफ़ी समय से जेल में थे, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। तो वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, हमें समझना होगा, क्या वो काम भी कर रहे हैं पीडीए पे? काफ़ी बार आपने ये भी देखा होगा कि मुसलमान इस शब्द से भी वो परहेज़ करते हुए नज़र आए। काफ़ी बार मुसलमानों के लिए अल्पसंख्याक ये शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किया। वही तो है ना कि उनको खुद क्लियर ही नहीं है किस पीडीए की वो बात कर रहे हैं, वो खुद कन्फ्यूज़ हैं, किस पीडीए की बात कर रहे हैं और जहाँ पर मुसलमानों पर जब पुलिस के ज़रिए जब लाते और घूंसे बरसाए गए, तो वहाँ पर उन्होंने प्रार्थना में वो दिक्कत पैदा करने की कोशिश की गई, प्रशासन के ज़रिए ऐसा किया, जबकि वह नमाज़ चल रही थी। यानी वो शब्द भी नहीं लेना चाहते जो मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। वही समझना होगा मुसलमान समाज को, मुस्लिम समाज को समझना होगा कि आखिर हमारा हितैषी कौन है? क्या हम केवल वोट के लिए ही बने हुए हैं कि वोट दे दे पीडीए के नाम पे हम लोग चले जाएं, उसके बाद अगर हमारे पे अत्याचार हो तो उसकी बात करने के लिए कोई सामने नहीं आता है, उनको खुद सरवाइव करना पड़ता है, खुद लड़ना पड़ता है। आजम खां जैसे समाजवादी पार्टी में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज के बहुत बड़े बड़े दिग्गज चेहरे थे जो सब खत्म हो गए। एक एक वीडियो आपने देखा होगा, वायरल वीडियो, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे और समाजवादी पार्टी के सबसे वरिष्ठ जो विधायक है मुस्लिम तबके से आने वाले, उनके साथ में धक्का बुक्की, उनको अपमानित किया गया, काफ़ी प्रतिक्रिया भी रही। तो ये भी चीज़ें हो पा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल ये सारी चीज़ें चल रही हैं और मुस्लिम समाज को समझना होगा कि आखिर हमारा हितैषी कौन है और जो हितैषी है मुस्लिम समाज को उधर शिफ्ट होना होगा, अपनी लीडरशिप बनानी होगी। जो लीडरशिप जो पहले हुआ करती थी मुस्लिम समाज की, वो अब नहीं है। उसमें भी समाजवादी का भी आप बड़ा हाथ मान सकते हैं कि मुस्लिम समाज की लीडरशिप को ख़त्म करने में अब नकार नहीं सकते कि समाजवादी पार्टी दूध की धुली है, उसका कोई योगदान नहीं, उसका भी योगदान है। तो मुस्लिम समाज को जागना होगा, समझना होगा, उस पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए उसको खुद आगे आगे आना होगा क्योंकि उसकी लड़ाई लड़ने के लिए वर्तमान समय में राजनीतिक तौर पे उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है और जो उसकी लड़ाई लड़ने के लिए सामने आता भी है तो मुस्लिम समाज उसको दुत्कार के अलग कर देता है, नहीं 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 आपसे नहीं होगा, ये देख लेंगे। तो ये समझना होगा मुस्लिम समाज को, अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी क्योंकि वो लीडरशिप ही उनकी आवाज़ों को उठाएगी, उनके मुद्दों को उठाएगी और उन्हीं के समाज का अगर कोई बंदा होगा वही समझ पाएगा ना कि हमारा दर्द क्या है। तो मुस्लिम समाज को अपनी लीडरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। जैसे आप देखते होंगे ओवैसी जी को, काफ़ी अच्छा वो काम कर रहे हैं। अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि ये पार्टी हमारे समर्थन में हमारा वोट लेके और हमको पीडीए में भरवा के या कैसे भी बेवकूफ़ बना के वोट ले लेती है, फिर अत्याचार की जब बारी आती है, जब हम पे अत्याचार लठ चलते हैं तो नहीं बोलता है, तो जो बोल रहा है उसके साथ शिफ्ट हो। बहुजन समाज पार्टी को देख सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज के लिए बहुत कुछ किया है। बहुजन समाज पार्टी की जब सत्ता में रही है बहुजन समाज पार्टी, तो मुस्लिम समाज पर कहीं भी उत्पीड़न नहीं हुआ है। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम समाज के साथ में खड़ी थी। ओवैसी जी बात भी उनकी बात करते हुए नजर आते हैं मुस्लिम समाज की। तो अगर उसके पास कोई रास्ता नहीं है तो उधर भी शिफ्ट हो सकता है, दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजना पड़ेगा, लीडरशिप बनानी होगी और हमें लगता है कि अगर वो लीडरशिप उन्हीं के समाज का होगा तो ज़्यादा बेहतर कर पाएगा, तभी उनके अत्याचार रुकेगा, वरना वो रोज पिटते रहेंगे। और पार्टियां आएंगी चुनाव के टाइम, हम ही आपके हितैषी हैं, पीडीए और फलाना ढिमकाना, मुस्लिम समाज सब चीज़ें चलाएंगे, उसके बाद वोट लेके चले जाएंगे। इस वक्त चर्चाओं में सबसे ज़्यादा अगर बहुजन राजनीति के मद्देनजर रखे तो चंद्रशेखर आज़ाद बड़े नजर आ रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर अनेकों प्रकार के सवाल निशान खड़े किए जा रहे। आप नाम सुना होगा, उनके साथ हमेशा से जुड़ता है डॉक्टर रोहिणी घावरी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन उन पर लगाए हैं मानसिक और शारीरिक शोषण के। ये मुद्दा जो हो रहा है, अभी तक एफआईआर नहीं हो पा रही, कैसा देखते हैं? क्या कारण है कि अब तक एफआईआर नहीं हो पा रही है? देखिए, जो उनका इल्ज़ाम है वो संज्ञेय इल्ज़ाम है। हमें लगता है कि जहाँ पे उन्होंने एफआईआर वगैरह की, प्रशासन को सोचना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए
जांच होनी चाहिए, क्या वास्तविक में ऐसा कुछ है? अगर है, तो अगर जो दोषी है उस पे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एफआईआर तो होनी चाहिए। वो तो इन्वेस्टिगेशन, वो तो बात का विषय है, क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा। लेकिन जिस हिसाब से वो अपनी बात करने वाली डॉक्टर रोहिणी घावरी वो एक साधारण महिला नहीं है, है ना? और समाज के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत के नज़रिए से उन्हें देखा जाता है। एक ऐसी महिला के साथ इस तरीके से इतना समय एक एफआईआर के लिए होता होगा, आम महिला के साथ अगर इस तरीके की चीज़ें होती होगी, जबकि उन्होंने कहा है कि ऐसे और भी लड़कियां हैं, चंद्रशेखर आज़ाद के जरिए उनके साथ वो तमाम चीज़ें की गई है। तो अगर उन वो अब अगर आवाज़ नहीं उठा पा रही, तो फिर कैसा देख रहे हैं कि प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, फिर प्रशासन का कैसे उनको सपोर्ट मिल पा रहा है? देखिए, समाज के लिए चिंता का विषय है कि हमारे समाज की एक महिला अपने ऊपर हुए दमन पर, अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेके वो जस्टिस की मांग करती है, तो एफआईआर नहीं होती है। ये दुख की बात है समाज के लिए भी और प्रशासन के लिए। क्या वजह है वो तो उन्हीं को पता होगा। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन रहता है कि अगर एफआईआर नहीं हो पा रही है, तो कोर्ट के थ्रू, डायरेक्शन के थ्रू भी हम एफआईआर करवा सकते हैं। तो अगर एफआईआर नहीं हो रही, प्रशासन या किन्हीं भी कारणों से दबाव में हो, या जो भी कुछ उनका जो भी हो, तो वो कोर्ट से भी डायरेक्शन दिला के एफआईआर करा सकते हैं। और एफआईआर के बाद हमें लगता है जांच होनी चाहिए और समाज के लोगों को भी निकल के आना चाहिए। महिला की बात है, समाज की, हमारे समाज के वो सदस्य हिस्सा हैं जिनको हम नकार नहीं सकते हैं, तो उनके साथ खड़े होना होगा, किसी भी जाति, धर्म, ये सब चीज़ों से परे उठ के, क्योंकि ये सामाजिक इशू है और बड़ी दुख की बात है कि महिला पर अत्याचार हो रहा है और वो जस्टिस के लिए मांग की लड़ाई लड़ रही है। जी, आपसे एक थोड़ा इसी से जुड़ा हुआ सवाल जानना चाहूँगा। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने काफ़ी सारे जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को जो टाइप 8 का जो बंगला मिला है, जो कैबिनेट मंत्रियों को मिलता है, एक नई नवेली पार्टी, उस नवेली पार्टी के इकलौते सांसद, इतनी सिक्योरिटी और टाइप 8 का बंगला, क्या वजह होगी? हाँ, लोग ये कयास तो लगा रहे हैं कि जो है उनका तो कुछ क्विड प्रो क्वो टाइप का मामला है। यानी कि कुछ बदले में, मतलब कि कुछ फेवर्स के बदले में उनको काफ़ी ज़्यादा मेहरबानी की जा रही है। अब ये क्या हो सकता है कि उनको अच्छा खासा बंगला मिला है, या किस 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 बेसिस पे उन पे मेहरबानी की जा रही है। 2024 के इलेक्शन से पहले हमने देखा कि उनको सिक्योरिटी मिल गई थी। हालाँकि उनको उनको मिलनी भी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ, क्योंकि जो है उनके ऊपर हमला भी हुआ था। तो ये, लेकिन जिस प्रकार से उनको मिल गई, तो मेरे ख़्याल से कुछ लोग ये ज़ाहिर तौर पे लोग कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हालाँकि मैं इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, ना मैं उनके व्यक्तिगत मामले पे कमेंट करूँगा, रोहिणी जी के या किसी व्यक्ति पे। ये उनका मेरा मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है हाँ, कि हाँ। क्या चंद्रशेखर आज़ाद की नज़दीकियाँ बीजेपी से है? क्योंकि कइयों बार बीजेपी के मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात, और जिस तरीके से जो गर्मजोशी से जो मुलाकात होती है, वो उनके वीडियोज़ काफ़ी बार वायरल हुए। हाँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि जो उनके वो मिलते हैं, गर्मजोशी से मिलते हैं बीजेपी नेताओं से। हालाँकि वो पहले सब हाँ, हनुमान बताते हैं, कहते हैं कि ये हमारे हनुमान हैं। वो रावण पहले कहे जाते थे, अब हनुमान बन गए हैं। तो हालाँकि रावण, उन्होंने अपना नाम उसको यूज़ नहीं करते हैं अब। तो मेरे ख़्याल से ये एक स्पेकुलेशंस तो लगाए जा रहे हैं कि ये भी उनसे बीजेपी से अंदर से मिले हुए हैं। ऐसे कुछ उनके वो रहे हैं, ट्वीट्स रहे हैं। हालाँकि उनको, क्योंकि जो है क्योंकि वो उनका टारगेट मुस्लिम वोट है, तो मेरे ख़्याल से वो बीजेपी से एक हद तक ही जो है नज़दीकियाँ बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा वो बीजेपी से, वो देखा जाएगा कि वो बीजेपी के ज़्यादा करीब जा रहे हैं, तो उनको मुस्लिम वोट का नुकसान होगा। और उनको मुस्लिम वोट मिलता भी है, उन्होंने नगीना में मुस्लिम वोट उनको काफ़ी मिला है। तो ये हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनको ये पता होगा कि उनके पास मुस्लिम वोट है, और मुस्लिम वोट अगर अगर ज़्यादा बीजेपी से नज़दीकियाँ बनाएँगे, तो आपके ऊपर भी बी टीम का तमगा लग जाएगा, जैसा बसपा के ऊपर लगा हुआ है। क्योंकि 2019 के बाद, 2019 के दौर में बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कई बार बीजेपी के फ़ेवर में ट्वीट किया, और कई बार जो है अपोज़िशन के खिलाफ खड़ी हुईं, अपोज़िशन का हिस्सा होते हुए भी। और उसके बाद जो हमारे एमपी साहब हैं बीएसपी के, रामजी गौतम, उनके इलेक्शन में भी बीजेपी का साथ लिया गया। तो मेरे ख्याल से इससे बसपा की छवि एक प्रो भाजपा की छवि बनने में एक काफ़ी
इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर था मेरे ख्याल से। इस तरह की नज़दीकियाँ, कोई ख़ास नज़दीकियाँ भी नहीं थी, इस तरह की कोई गठबंधन हुआ हो इस तरह का। हाँ, लेकिन जिस तरह से उनका एटीट्यूड रहा था, लोगों को लगता था ये बीजेपी की बी टीम है और पहले 3 बार उनका वो अलायंस भी रह चुका है, सॉरी मतलब पोस्ट पोल अलायंस भी रह चुका है, जहाँ पे मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी। तो मेरे ख्याल से चंद्रशेखर को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि ज़्यादा भाजपा से नज़दीकियाँ ना बढ़ाएँ, वरना उनको मुस्लिम वोट्स का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 2027 के चुनाव के पहले बसपा एक बड़ी विशाल रैली करने जा रही है मन्ना और कांशीराम साहब के परिनिर्वाण पर, और बसपा के लिए इस 27 के चुनाव में परिणाम लाना कितना ज़रूरी लगता है आपको? मेरे ख्याल से बसपा के अस्तित्व का प्रश्न तो नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से बसपा कभी ख़त्म नहीं हो सकती जब तक बसपा की विचारधारा है। क्योंकि अगर मैं देखता हूँ, अगर कोई व्यक्ति संविधान के नाम पे वोट कर रहा है, किसी दूसरी पार्टी को भी कर रहा है, तो बसपा की विचारधारा है। तो आप ये कह सकते हैं बसपा की विचारधारा तो नहीं ख़त्म हो सकती। हाँ, लेकिन हमारे लोग ये लोग बार-बार जो संसद में बात जाना कही चाहिए। जाती है कि बसपा खत्म हो चुकी है, फिर ये कहाँ से बात निकल आती है? बसपा खत्म हो चुकी, मेरे ख्याल से अभी तो बसपा का नेशनल स्टेटस तक बरकरार है। तो मेरे ख्याल से अभी तो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाज़ी होगी ऐसा कहना। बसपा खत्म होगी, वैसे बसपा की विचारधारा तो नहीं खत्म हो सकती, ठीक है? वो कहीं न कहीं अडॉप्ट कर ली जाएगी। हाँ, आकाश आनंद युवा नेतृत्व है, उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और मैंने देखा सोशल मीडिया पे बसपा के प्रति आकाश आनंद जी के काफ़ी सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से वो एक उम्मीदों का आकाश एक तरीके से हैं वो, और मेरे ख्याल से उनको अ, एक काफ़ी मौका मिलना चाहिए। हालाँकि मैं बहुत जल्दी, कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है अभी इतनी जल्दी, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब तक वो सीख रहे हैं, नए हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसा अभी तो सीख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी 27 तक उनका मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। 27 में कोई कोई बोझ, हाँ, इम्प्रूव कर सकते हैं कि मतलब कि जैसे अगर मैं कहता हूँ अगर 2027 में 2017 जैसा भी रिज़ल्ट आ जाए, यानी पार्टी बढ़े ना, कुछ भी बढ़ जाए, जैसे डबल डिजिट्स में आपके एमएलएज़ जीत जाएँ और 20% के करीब वोट हो जाए, तो ये माना जाना चाहिए कि बसपा रिकवर कर गई है। अगर 20% वोट भी मिलता है 27 में, सरकार ना बने या ना बने, कोई उसका वो नहीं है। लेकिन अगर 20% वोट मिलता है और 20 सीटें मिल जाती हैं, तो मेरे ख्याल से बसपा रिकवर कर गई है। तो यही मेरा मानना है। 9 अक्टूबर को मन्ना और कांशीराम साहब का जो परिनिर्वाण है, उसके उपलक्ष्य पर बसपा ने जो रैली का आगाज़ किया है, लेकिन उसी दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने भी अपने कार्यक्रम का आगाज़ किया है। क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? क्या होगा इससे? हमें नहीं लगता कुछ खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि बसपा का जो जुड़ाव है लोगों का, वो बसपा के साथ में है, वो उधर शिफ्ट नहीं होगा। कार्यक्रम रखने की क्या आवश्यकता थी, या फिर उसी दिन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में रखने की? बचना चाहिए था, क्योंकि एक परिवार के दोनों सदस्य हैं, वो भी अपना गार्जियन मानते हैं उनको, तो बचना चाहिए था, क्योंकि परिवार के लोग बिखरेंगे, बटेंगे आपस में, उससे फ़ायदा सामने वाले को होगा, तो बचना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अपना कर रही, तो क्या। बीजेपी पर बार-बार जो एलिगेशन लगाती है डॉक्टर रोहिणी घावरे की चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए हैं, तो उनके इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं उनकी बात सच साबित नहीं होती नज़र आती आपको? कि जैसे डॉक्टर रोहिणी घावरे ये बार-बार कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जो जीत पाए हैं, वो बीजेपी के मेहरबानी से जीते हैं। अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ने जिस दिन कार्यक्रम रखा है, उसी दिन उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है, तो क्या इससे वो बीजेपी को समर्थन करे या फिर बीजेपी की तरफ से उनको एक कार्यक्रम दिया गया? ऐसा तो नहीं है? हमें तो ऐसा नहीं लगता है, हालाँकि क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और वो उनका व्यक्तिगत मामला है कि कब मीटिंग रखना चाहते हैं, कब नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन समाज में ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाजपा के कहने पर ही चंद्रशेखर भाई ने भी उसी दिन मीटिंग रखा है। समाज में भी मैसेज जाएगा, और जो समाज में मैसेज जाएगा, वो समझेगा वो भी उस चीज़ को, और देखने लायक होगा कि कार्यक्रम कैसा रहता है या फेल हो जाता है। कितना अनुमान लग रहा है कितने लोग आएंगे? क्योंकि बार-बार रमाबाई अंबेडकर का जो मैदान है, उसको भरने की बात बसपा को लेकर कही जाती है, तो यहाँ पर कितने लोग होंगे? बहुजन समाज पार्टी की अगर आप रैली की बात करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में है, और हमें लगता है कि वो पूरा ग्राउंड आपको भरा दिखेगा। चंद्रशेखर भाई की भी मीटिंग की अगर आप बात करेंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि लोग तो रहेंगे ही। जो आजकल का युवा है, जो बहुजन समाज पार्टी से दूर था, वो चंद्रशेखर की तरफ उसका रुझान बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे भी आपको युवाओं की भीड़ आपको ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन फिर भी उसमें भी जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, वो बचना पसंद करेंगे आज़ाद समाज पार्टी में। हालाँकि जाएँगे, माहौल देखेंगे,
लोग आपको अगर कहीं ज्यादा दिखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी के माननीय श्री कांशीराम स्मारक स्थल में आपको चारों तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा बातचीत करने की कोशिश की है। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया में लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।